नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा कि पहले के वीडियो में हमने आपको ग्रुप्स के बारे में बताया था और हमने आपको समझाया था कि टैली के अंदर 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं, जिसमें आपके 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 नॉन प्राइमरी ग्रुप होते हैं। दोस्तों, हम आपको 13 पहले ग्रुप के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों आइए उसके बाद में जो कुछ और भी ग्रुप हैं उनके बारे में भी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि दोस्तों ग्रुप के बिना आपको टैली के अंदर कोई भी काम बड़ी आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले ग्रुप की ओर। दोस्तों अगला ग्रुप है सिक्योर्ड लोन। दोस्तों जब भी हम कोई ऐसा लोन लेते हैं जो बैंक के सिवा आपने किसी और से लिया है, मतलब कि कोई सिक्योरिटी रखकर आपने कोई लोन लिया है, तो उसे हम सिक्योर लोन के ग्रुप में रखते हैं। तो याद रखना कि अगर आप किसी से लोन लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो सरकारी हो, अगर वो आपसे कोई भी सिक्योरिटी रखवा लेता है, कोई ऐसी वस्तु रखवा लेता है जिससे कि वो सिक्योर रहता है कि ये लोन उसको मिल जाएगा वापस, तो दोस्तों इस तरह के लोन को आप सिक्योर लोन के अंतर्गत रखेंगे। और दोस्तों याद रखना, खासकर बैंकों से लिया गया लोन सिक्योर लोन ही होता है। तो आप याद रखेंगे जो भी लोन हम लें तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लोन हमने किसी चीज को सिक्योरिटी के तौर पर रख के लिया है या वैसे लिया है। अगर सिक्योरिटी के तौर पर लिया है तो आपको वो लोन आपको सिक्योर लोन रखना है, या बैंकों से लोन लिया है तो सिक्योर लोन रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं कि HDFC बैंक से मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का ऋण लिया है आपने, तो यहां पर FDI बैंक अकाउंट हमें लोन देती है, इसलिए इसको हमने सिक्योर लोन में रखा, और देने वाली है इसलिए CR किया, और अमाउंट 1,50,000 रुपए। कैश हमारा यहां पर DR होगा दोस्तों, और 1,50,000 रुपए वाउचर के रूप में हम रिसीव्ड वाउचर यूज करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमें प्राप्त हुआ है। अगला आता है दोस्तों अनसिक्योर लोन। दोस्तों जब हम किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से या किसी थर्ड पर्सन से या किसी से भी बिना किसी सिक्योरिटी के लोन ले लेते हैं, तो इस तरह के लोन को हम अनसिक्योर लोन ग्रुप के अंदर रखते हैं। कॉमन तरह के लोन होते हैं, जैसे कभी चलते फिरते आते जाते किसी से जरूरत पड़ी 10-20 हजार 50 लाख 1.5 लाख की, तो हमने वैसे नॉर्मली बिना किसी सिक्योरिटी के या वैसे लोन ले लिया, तो इस तरह के लोन को आप हमेशा अनसिक्योर लोन में रखेंगे। और दोस्तों मैं एग्जांपल भी बता दूं, मान लीजिए राजकुमार गुप्ता से 1 लाख रुपए का ऋण लिया, तो यह राजकुमार गुप्ता मेरा ऐसे फ्रेंड की तरीके से, यहां अगर इस सौदे के अंदर आप देखें तो लिखित में भी मैंने कहीं ये इंगित नहीं कराया है कि कोई चीज ने गिरवी रखी है या सरकारी बैंक है या कोई बैंक है, तो यहां पर हम सीधा अर्थ लगा सकते हैं कि ये अनसिक्योर लोन है। तो राजकुमार गुप्ता यह पैसा दे रहा है, इसलिए मैंने इसको अनसिक्योर लोन में रखा है, और देने वाला व्यक्ति CR होता है, तो मैंने इसे 1 लाख रुपए से CR किया है। कैश को या दोस्तों मैंने DR किया है, क्योंकि ये पैसा रिसीव हो रहा है, और रिसीव है तो आप जानते हैं हम इसके लिए रिसीव्ड वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ग्रुप है करंट एसेट्स। दोस्तों करंट एसेट को हम चालू संपत्ति भी कहते हैं, यानी कि वे सभी प्रकार की संपत्तियां जिसे हम कैश में बदल सकते हैं, करंट एसेट्स कहलाती हैं। यदि हमने किसी फर्म, कंपनी या व्यक्ति को एडवांस पेमेंट दिया है तो उस लीजर्स को हम करंट एसेट्स ग्रुप में रखेंगे। मान लीजिए कि आपने किसी संस्था को, फर्म को या किसी अपने ग्राहक को एडवांस दे रखा है, तो उससे वो पैसा हम कभी भी लेकर के उसे कैश में बदल सकते हैं। दोस्तों ऐसी संपत्ति जिसे हम जब चाहे अपनी कैश में परिवर्तित कर सकें। अब कंफ्यूजन ये होता है कि ऐसी कौन सी संपत्ति है कि इसे कैश में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपने किसी को पैसा दे रखा है, तो एडवांस पैसा दे रखा है, तो उससे वो पैसा आप कभी भी लेकर के अपने पास कैश के रूप में जमा कर सकते हैं। तो ऐसे पैसे को या ऐसी संपत्ति को आप करंट एसेट्स बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां मैं दोस्तों एग्जांपल नहीं समझाऊंगा, जब आप आगे चल के टैली को प्रैक्टिस के लिए हम आएंगे तो कुछ सौदे और ट्रांजेक्शन में आपको ऐसे दूंगा कि जिससे आप करंट एसेट्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगला है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। दोस्तों याद रखना कि इस ग्रुप में आपको कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले जितने भी टैक्स होते हैं या टैक्स के एडजस्टमेंट होते हैं,
अब कुछ बच्चों को शायद एडजस्टमेंट समझ में नहीं आएगा। दोस्तों फिलहाल ये समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी के जितने भी टैक्स हैं, टैक्स को जब दिया जाता है तो टैक्सों का एडजस्टमेंट किया जाता है। अब कैसे करते हैं वो हम आगे चल के जब ट्रांजेक्शन करेंगे, सौदे करेंगे, अपनी टैली के अंदर पोस्ट करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस को कैसे एडजस्ट करती हैं। या आप जीएसटी सीखेंगे तब अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस का यूज किस तरीके से करते हैं। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी टैक्स है या टैक्स एडजस्टमेंट है, हम अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के माध्यम से ही उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है करंट लायबिलिटीज। दोस्तों पहले मैंने आपको एक करंट असेट्स बताया था और यहाँ करंट लायबिलिटीज बताया था। दोस्तों याद रखना कि इस ग्रुप में वे खाते रखे जाते हैं जो कंपनी द्वारा लेने के बाद, मींस कंपनी ने किसी से लिया है, चाहे एडवांस लिया हो, पैसा लिया हो, किसी ना किसी रूप में लिया है, तो जो कंपनी द्वारा लेने के बाद किसी ना किसी रूप में आज कल परसों कभी ना कभी हमें चुकाने होती हैं, वे सभी हमारी करंट लायबिलिटीज कहलाती है। जैसे किसी से आपने एडवांस ले लिया तो हमारी लायबिलिटीज बनती है कि हम उसको वो पैसा या तो वापस करें या उसके बदले में हम उसे कोई वस्तु दें। तो दोस्तों इस तरह के ट्रांजेक्शंस को आप करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत रखते हैं, याद रखना। और करंट असेट्स मैंने आपको बताई थी कि वो संपत्ति होती है जो किसी के पास जमा है, जिसे हम जरूरत पड़ने पर कभी भी ले सकते हैं। दोनों में अंतर समझ लेना कि करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स। करंट असेट्स हमारी किसी को दी हुई संपत्ति होती है जिसे जब चाहे हम लेकर के अपने रोकड़ में या अपने व्यापार में ला सकते हैं। और करंट लायबिलिटीज वो होती है कि हमने किसी का ले लिया है लेकिन हम उसको दे सकते हैं। करंट असेट्स दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम लोग लोन इन एडवांस। दोस्तों अगर आप अपने व्यापार में से किसी को लोन देते हैं, किसी को एडवांस देते हैं, जैसे एडवांस सैलरी दे दी या कोई वस्तु माल खरीदने के लिए एडवांस दे दिया या एडवांस किसी काम के लिए पैसे दे दिए गए, किसी को लोन दे दिया गया, तो इस तरह के जितने भी सौदे होते हैं आपकी कंपनी के, इस तरह के सौदे को आप लोन एंड एडवांस के अंतर्गत रखेंगे। मान लीजिए कि 5,000 रुपए मुकेश कुशवाहा को एडवांस सैलरी दी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मुकेश कुशवाहा को यहाँ सैलरी दी है तो या दोस्तों एडवांस सैलरी दी है। एडवांस सैलरी हमने दी है, किसको दी है आप उसका नाम शो कराएंगे। और मैंने आपको बता दिया कि लोन एंड एडवांस ये डीआर क्या मुकेश को दे रहे हैं, इसलिए डीआर अकाउंट 5,000 रुपए। कैश अकाउंट सीआर 5,000 रुपए पेमेंट वाउचर। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैश को सीआर क्यों करना है और पेमेंट वाउचर क्यों हो रहा है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला किसी भी कंपनी के अंदर। दोस्तों इस ग्रुप में हम वे खर्चे रखते हैं जो सीधे माल पर ना होकर के अन्य प्रकार से होती हैं। मैं यहां थोड़ा सा समझना चाहूंगा। देखो दोस्तों खर्चे हमारे दो तरह के होते हैं। एक खर्चा वो होता है जो माल के ऊपर किया जाता है, स्टॉक के ऊपर, और एक खर्चा वो होता है जो माल के ऊपर नहीं किया जाता है। अपने दिमाग में बस इतना सा याद रखना कि जो खर्चे माल के ऊपर किए जाते हैं, यानी माल खरीदने से लेकर बेचने तक, उसे तैयार करने तक जो खर्चे होते हैं माल के ऊपर, सिर्फ वही खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखने हैं, जैसे लोडिंग चार्ज, फ्राइट चार्ज, पैकिंग चार्ज आदि, लेबर चार्ज, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जितने भी खर्चे आपके होते हैं सब इनडायरेक्ट होते हैं। बस दिमाग में इतना रखना है कि जो माल के ऊपर खर्च किए जाते हैं वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो माल को छोड़कर अन्य प्रकार से खर्च किए जाते हैं, जैसे चाय, नाश्ता, पानी, बिजली का बिल, लाइट का बिल, पेट्रोल, रिचार्ज, सारे के सारे खर्चे इनडायरेक्ट है। और इसके अलावा जो माल पे कर दिए वो खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। दोस्तों बस इतना याद रखना है आपको। तो यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक एग्जांपल भी देता हूं। 1,500 रुपए का पेट्रोल भरवाया, आप दिमाग पर जो डाली है, क्या ये खर्चा माल के ऊपर कर रहे हैं? ना, ये माल से हट कर गया, पेट्रोल लिया है हमने, तो इस खर्चे को अपन लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा। तो मैंने लेजर में सीधा लिखा है पेट्रोल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डीआर 1,500 रुपए एंड कैश अकाउंट सीआर 1,500 रुपए पेमेंट वाउचर। समझ गए होंगे दोस्तों अच्छी तरीके से। आप आगे चलते हैं। दो है एक्सपेंसेस।
जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो खर्चा माल पे जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एग्जाम्पल के तौर से दिल्ली से जो माल आया उसका 1500 रुपए माल भाड़ा चुकाया, मान लीजिए कहीं से भी आप, दिल्ली का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। तो फ्लाइट चार्ज दोस्तों खर्चा हुआ है हमारा, फ्लाइट चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में रखना है आपको। डीआर 1500 रुपए, कैश अकाउंट सीआर 1500 रुपए, आप समझते हैं पेमेंट वाउचर। अगला आता है ब्रांच एंड डिवीजन। दोस्तों इस ग्रुप में वे खाते रखे जाते हैं कि जो आपकी व्यापार की, कंपनी की या आपके हेड ऑफिस की कोई और भी ब्रांच चल रही हो, और भी संस्था चल रही हो, और भी आपके ब्रांच या आपकी और भी शाखाएं होती हैं, तो उन पर होने वाले खर्चे व आय, वे सारे के सारे, और दोस्तों मैं ये कहूंगा खर्चे नहीं, खर्चे या आय दोनों तरह के, आप अगर उन संस्थाओं पर ब्रांचों पर कर रहे हैं तो वे सारे के सारे ब्रांच एंड डिवीजन के अंतर्गत आपको रखने हैं, क्योंकि उनके खर्चों को हमें एक एक्स्ट्रा अलग से शो कराना होता है, इसलिए आप ब्रांच एंड डिवीजन में आप इनको रखेंगे। एग्जाम्पल बता देता हूं, मान लीजिए मनिया में चल रही ब्रांच का 1500 रुपए लाइट का बिल चुकाया। दोस्तों मनिया एक स्थान का नाम है, याद रखना। मनिया में चल रही ब्रांच का 1500 रुपए लाइट का बिल चुकाया। दोस्तों अपने हेड ऑफिस का नहीं चुकाया, मनिया का, तो यहां लिखेंगे लाइट बिल मनिया ब्रांच, और जो ग्रुप होगा वो डालेंगे आप ब्रांच एंड डिवीजन। डीआर 1500 रुपए क्योंकि वहां जा रहा है, कैश अकाउंट सीआर 1500 रुपए, पेमेंट वाउचर क्योंकि हमारी कंपनी दे रही है, इसलिए कैश को हमने यहां पर सीआर रखा हुआ है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हमारे ये ग्रुप्स समझ में आए होंगे। दोस्तों कुछ जो बचे हुए ग्रुप्स हैं वो हम आपको आगे चल के धीरे धीरे आपको एडजस्ट कराएंगे, क्योंकि हम अगली आने वाली टैली के वीडियो क्लासेस में आपको ट्रेडिंग एंट्रीज करना सिखाएंगे कि किस तरह के सौदे कंपनियों को पोस्ट किए जाते हैं, और किस तरह के काम कंपनियों के अंदर किए जाते हैं, और किस तरह से एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है, कैसे बैलेंस शीट बनती है, कैसे वाउचर एंट्री निकाली जाती है, कैसे डिस्प्ले रिपोर्ट निकाली जाती है। इन सबको जब आप सीखेंगे तो कुछ ग्रुप्स मेरे बिना सिखाए ही आप सीख जाएंगे इसके अंदर। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों जहां तक हो आप अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स के अंदर हमारे वीडियो की लिंक पहुंचा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।